हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एयर अराउंड अस, तो उसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। तो चलो, सबसे पहले हमने एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद हमने एयर का कंपोजिशन देखा था, जहां पर हमने देखा था इसमें नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है, ऑक्सीजन होता है। अच्छा, हम बार बार ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको ये जो कंपोजिशन है वो अच्छे से याद हो जाए, है ना। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे, जितना हम रिवीजन करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद होगा कोई भी टॉपिक। क्लियर है? तो ऑक्सीजन होती है 21% और बाकी की जैसे CO2 है एंड अदर गैसेज है, वो आते हैं 1% में। ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या हम कहें अलग अलग ये जो गैसेस हैं जो मिल करके एयर को बनाती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हमने डिस्कस करी थी। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल है, बर्निंग की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी कि ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट गैस है, सार इसका टेस्ट होता है। इसके अलावा प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। ठीक है। फिर कुछ और चीजें भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ी थी कि ये हार्मफुल गैस भी है। जो हम फ्यूल जलाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा बात करी थी हमने स्मोक के बारे में, यानी कि धुआं। अब धुएं के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। ये जो स्मोक है ये हमेशा ही हार्मफुल होता है, यूजफुल कभी भी नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इससे कैसे कैसे जो है हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, यानी कि श्वास संबंधी परेशानियां भी स्मोक से हो सकती हैं। इसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी इससे पॉल्यूट होता है। ठीक है। तो ऐसी ही कई सारी प्रॉपर्टीज इसकी हमने देखी थी। कुछ अच्छी तो खैर कोई भी नहीं, यानी कि हमेशा सारी प्रॉपर्टीज ऐसी ही थी जो क्या बताता है कि ये जो स्मोक है वो हार्मफुल है। ठीक है। फिर डस्ट के बारे में हमने बात की थी कि डस्ट क्या है। ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था बच्चों कि ये डिपेंड करता है किसी भी एरिया के ज्योग्राफिकल कंडीशंस में कि वहां पर स्मोक कितना है, डस्ट कितना है। ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? चलो, तो इतना हमने पढ़ लिया था, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख भी लो एक बार, ये रही प्रॉपर्टीज। फिर ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उनको इस तरीके से एक्टिविटी से हमने समझ लिया था। ठीक है। नेक्स्ट ये वाली एक्टिविटी भी देख ली थी। ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है एयर की कि वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट ये एक्टिविटी भी देख ली थी, और ये भी एयर की प्रॉपर्टी की वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उन्हें इस तरीके से इस फ्लो चार्ट में लिख करके रिकॉल हमने कर लिया था। क्लियर है? चलो, तो कुछ और पॉइंट्स देख लिए थे। फिर हमने विंड के बारे में बात की थी कि विंड क्या होती है। ठीक है। जब जो हवा है बहुत तेजी से जब चलती है तो उसे विंड कहा जाता है। तो फिर इस तरीके से पाई चार्ट की हेल्प से, ये पाई चार्ट है, इसकी हेल्प से हमने समझ लिया था कि जो एयर है वो किससे मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। क्या कंपोजिशन है, संरचना क्या है। ठीक है। फिर संरचना को हमने यहाँ पर देख लिया था थोड़ा डिटेल में। और फिर जो हर एक गैस है एयर में, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करी थी, जहां पर हमने नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ठीक है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ठीक। नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को। इसके बाद जो स्मोक है यानी कि धुआं है, धुएं की क्या प्रॉपर्टीज है इसको समझा। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के, ठीक है, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, स्मोक है, तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है इनको हमने थोड़ा और डिटेल में देख लिया था। जहां पर एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वो जो कि है वाटर वेपर, इसके बारे में पढ़ा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। साथ में डस्ट और स्मोक भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको थोड़ा समझते हैं। बैलेंस ऑफ कार्बन, सॉरी, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर। अब जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे बना हुआ है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं, देखो ऑक्सीजन का बैलेंस तो बना हुआ है, लेकिन कैसे, इसको समझते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले उसे रीड करेंगे हम। इट इज वेल नोन दैट
ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। अब ये जो फैक्ट है, ये तो हमें पता है कि जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स है, ह्यूमंस यानी कि हम एनिमल्स, हम जानते हैं हम सभी बिना प्लांट्स के जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड है प्लांट्स पर। ठीक, एज प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब क्यों प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए प्लांट्स का क्या रोल है? प्लांट्स थोड़ी ना हमें कुछ दे रहे हैं, या कुछ दे रहे हैं क्या जिस वजह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो हाँ बिल्कुल, तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स देते हैं हमें ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिससे हमारा सर्वाइवल होता है, यानी कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी है, यानी कि फूड और वाटर से भी ज्यादा नेसेसरी है ऑक्सीजन। क्लियर है इतना? चलो, द कॉम्प्लीमेंट्री रेस्पिरेशन प्रोसेस इन एनिमल एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट मेंटेन द ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ह्यूमंस में और एनिमल्स में, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, तो इस ही प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन है। कैसे? चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं। तो मान लो ये है ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और ये है हमारे प्लांट्स। अब क्या होता है, ये प्लांट्स देते हैं ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई बैलेंस हुआ नहीं, है ना, ये तो वन वे हो गया कि सिर्फ प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्या हम भी उन्हें कुछ दे रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल, हम क्या देते हैं? हम दे रहे हैं इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेने के लिए इनहेल करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को करते हैं रिलीज, बाहर छोड़ते हैं, यानी कि एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो जब हम CO2 एक्सहेल करते हैं तो इसी CO2 को प्लांट्स लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, और जब ये फूड बनाते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं, जिस ऑक्सीजन को ये बाहर छोड़ देते हैं। सिंपली अगर हम कहें कि तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं बाहर। ठीक है, अब इस वजह से क्या है, तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन से, फिर जो एनिमल्स हैं उनसे भी मिलती है, इसके अलावा जो हम फ्यूल जलाते हैं वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से ये मिलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा भी होगी ऑक्सीजन की मात्रा से अगर देखा जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, वो हमें पता है, हमने देखा है कितना है, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? लगभग 0.03 से 0.04% के बीच में है। ठीक है, 1% भी नहीं। ठीक, ये है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ। अगर देखो प्लांट यूज नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूज कौन करता? कोई भी नहीं करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी हार्मफुल होते हैं। अगर हम उसे इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी चीज, अगर प्लांट्स ऑक्सीजन भी ना देते तो ऑक्सीजन भी हमें कहाँ से मिलती इतनी, है ना? जो ऑक्सीजन का मेन सोर्स है वो तो प्लांट्स ही है। ठीक है, तो प्लांट्स जरूरी है, ऑक्सीजन तो देते हैं इसलिए तो जरूरी है ही। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, जो भी इनकी प्रोसेसेस होती है उसके लिए। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि बैलेंस किस वजह से बना हुआ है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल, तो कुछ और टॉपिक्स हमें यहाँ पर देखने हैं। अवेलेबिलिटी, सॉरी एबिलिटी नहीं, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एंड सॉइल। तो क्या ये जो ऑक्सीजन है ये पानी में और मिट्टी में दोनों जगह अवेलेबल है, दोनों जगह होती है? तो हाँ बिल्कुल होती है। जब हम
ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने इस टॉपिक को थोड़ा देखा था, इस टॉपिक को थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। थोड़ा इसे डिटेल में यहाँ पर हम देखेंगे। चलो, तो कैसे जो है अवेलेबल है पानी में ऑक्सीजन और सॉइल में ऑक्सीजन। देखो, पानी में तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में ही रहते हैं, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो पानी में ऑक्सीजन होती है, यानी कि घुली हुई होती है, जिस वजह से वो सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। अगर हम एक्वेरियम की बात करते हैं, ठीक है, जो घरों में भी होता है एक्वेरियम, जो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, उसमें फिशेज रहती हैं। अब ये जो एक्वेरियम है उसमें एक पाइपलाइन लगी हुई होती है, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, ठीक है। तो एक पाइपलाइन ऐसी होती है जिससे ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही होती है, जो एयर को मतलब उसमें डालता है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि जो फिशेज एक्वेरियम में रह रही हैं, वो पानी के अंदर सर्वाइव कैसे कर रही है, जीवित कैसे रहती हैं, क्योंकि पानी के अंदर होता है ऑक्सीजन घुला हुआ, ठीक है, डिजोल्व रहता है पानी के अंदर। तो जिसको फिशेज जो है यूज करती हैं, इनहेल करती हैं, ठीक है, और सर्वाइव करती हैं। लेकिन अगर पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो फिशेज क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, कहीं पर क्या है, सिर्फ ठहरा हुआ पानी है, मान लो एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम में आपने काफी दिनों से, 1-2 दिन से पानी चेंज नहीं किया, तो आप क्या देखोगे, जो फिशेज हैं वो उसमें मर जाती हैं जल्दी, ठीक है। किस वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें जो पानी चेंज करना पड़ता है, यानी कि पानी चेंज करेंगे तो पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, जिसको जो फिशेज हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे, क्या हम कोई एक्टिविटी करके या कोई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुली हुई होती है। तो हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, किसी भी कंटेनर में पानी ले लेना है, तो ये हम घर में भी कर सकते हैं। कोई भी कंटेनर है, उसमें हमने पानी ले लिया, अब उस पानी को हमें गैस के ऊपर रखना है और हीट करना है, ठीक है। या आप किसी बीकर में या किसी चाइना डिश में पानी ले लीजिए और उसे बर्नर के ऊपर रखिए लेबोरेटरी में। तो आप उसको जब हीट करोगे, तो हीट करने पर आपको क्या दिखेगा, नीचे उसके जो है बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बबल्स उसमें उठने लगेंगे। तो ये जो बबल्स हैं, ये जो बुलबुले हैं, ये बुलबुले होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो जिससे हम बता सकते हैं कि पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, ठीक। चलो, तो ये पता है हमें, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, तभी तो उसमें एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो जीवित रहते हैं, ठीक है। चलो, तो इतना इसको रीड करते हैं। एनिमल्स इन वाटर एंड सॉइल कैन ब्रीथ बिकॉज एयर इज डिजोल्व इन बोथ। अब यहाँ पर बोथ यानी कि दोनों की बात हो रही है। तो देखो, वाटर का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया। अगर हम बात करें सॉइल की, वाटर का तो हमें समझ में आता है कि उसमें रहते हैं जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉइल की बात करें, तो सॉइल में तो कैसे होगी ऑक्सीजन, है ना, सॉइल में घुली हुई कैसी होगी। अब सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं या पाथवेज होते हैं, उन पाथवेज के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई होती है। तो भी जो मिट्टी में रहने वाले जो भी जीव हैं, जिसे अर्थवॉर्म है, तो वो उसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और अगर ये जो पाथवेज हैं, मान लो ये मिट्टी है और इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से पाथवेज बने हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, ठीक है। इन रास्तों में क्या होती है, जो एयर है वो ट्रैप होती है, और यहाँ अगर कोई अर्थवॉर्म या कोई भी रह रहा है तो वो इस ट्रैप ऑक्सीजन को यूज करता है। लेकिन मान लो ऊपर से पानी गिरा, ठीक है, चाहे वो रेन की फॉर्म में गिरा, कैसे भी पानी गिरा, तो ये जो पाथवेज हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, पूरे बंद हो जाते हैं, पूरी एयर यहाँ से बाहर निकलेगी। तो आप देखोगे जब यहाँ हम पानी डालेंगे तो ऊपर आपको बबल्स दिखाई देंगे। तो बबल्स किस चीज के होंगे, ऑक्सीजन के वो बबल्स होंगे, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है। दूसरी चीज, अब ये पाथवेज ब्लॉक हो गए हैं, तो यहाँ जो रहने वाले जीव हैं वो धरती पर आ जाते हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, या ब्रीथ करने के लिए सिंपली, ठीक है। चलो, एयर अलाउज एक्वेटिक एनिमल टू रेस्पायर इन वाटर विच वी ऑब्जर्व एज बबल्स व्हेन हीटिंग वाटर, यानी कि जो हम पानी को हीट करते हैं तो उसमें हमें बबल्स दिखते हैं। ये बबल्स क्या शो करते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई है। अगला, soil air is trapped between particles and adding water to soil shows bubble as air is displaced। तो जब हम मिट्टी, जैसे मान लो हमने मिट्टी का कोई पोर्शन लिया, ठीक है, उसको किसी बीकर में रख दिया, उसमें पानी डाला, तो हम क्या देखेंगे, पानी जब नीचे जाएगा ना तो ऊपर बबल्स दिखेंगे। तो बबल किसके होंगे, वो जो एयर ट्रैप होगी उस एयर को वो बाहर निकालेंगे और फिर जो है पानी अंदर फिल होता है, जो क्या शो करता है कि ये जो पानी है एयर को डिस्प्लेस करता है, यानी कि उसकी जगह पर पानी आ जाता है और
एयर जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, चलो, तो burrowing animals use this air to breathe, and after heavy rain earthworm came to the surface when their air pathways are blocked by water। तो ये हमने देखा है कि रेनी सीजन में, ठीक है, जब रेन होती है, रेनी सीजन में जो अर्थवॉर्म्स हैं वो ऊपर हमें दिखते हैं अर्थ के सरफेस पर। किस वजह से? क्योंकि पानी की वजह से उनके पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं, वो रेस्पायर नहीं कर पाते, इसीलिए। तो यहाँ पर दोनों चीजें हम समझ में आ गई कि ये जो ऑक्सीजन है वाटर में और सॉइल में दोनों जगह अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलो नोट करो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज रिप्लेस। तो देखो बच्चों, ये वाला टॉपिक हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा इसे यहाँ पर बस हमें रीड करना है। तो चैप्टर 7 में हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर था, इससे पहले वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग इट। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। तो क्या पढ़ा था? इस प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, और जब वो अपना फूड बनाते हैं तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो जाती है। अपना फूड बना रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी ऑक्सीजन को जो ह्यूमंस हैं वो यूज करते हैं, इस ऑक्सीजन को, और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो ये साइकिल है वो मेंटेन रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन है। ठीक है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स यहाँ पर लगाने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन और जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए मेन चीज है वो है प्लांट। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, ट्रीज, ये हमें प्लांट करने चाहिए। क्लियर है इतना? चलो, तो ये तो इजी पॉइंट था, पहले भी हमने देख लिया था अभी हमने। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में समझते हैं, फिर हमें कुछ और पॉइंट डिस्कस भी करने हैं इसके। एयर इज इनविजिबल गैसियस मीडियम सराउंडिंग अस। तो एयर क्या है तो एक मीडियम, लेकिन कैसा है? इनविजिबल, यानी कि अदृश्य है। तो हम जानते हैं अदृश्य है ही, है ना, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, तो इनविजिबल भी बोल सकते हैं एक वर्ड हम इसके लिए। तो एयर क्या है? इनविजिबल है, बिल्कुल इनविजिबल है। क्या आपको एयर दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। तो जो चीज दिखाई नहीं देती तो वो क्या है? इनविजिबल ही है। ठीक है, अदृश्य है। अगला, प्राइमरली कंपोज ऑफ, जिसमें होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज होता है ये हमें पता है, ऑक्सीजन होता है 21% और नाइट्रोजन होता है 78%। इट एनेबल्स एसेंशियल प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन। इससे ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि रेस्पिरेशन। अब एयर की कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और हमारे चारों तरफ है, यानी कि हमें सराउंड करती है। ठीक है, अगला, द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब ये जो अर्थ है, मान लो ये क्या है? हमारी अर्थ है। तो इस अर्थ के सरफेस से एक थिन ब्लैंकेट की तरह ये इसने क्या किया है? सराउंड किया हुआ है पूरी अर्थ को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर में डिवाइडेड है। ठीक है, विच चेंज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। तो जो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, यानी कि हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे ये चेंज होती रहती है। ठीक है, चेंज होती है मतलब पहली वाली इस हाइट में आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से। तो कितनी लेयर्स है टोटल? 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स है। एज वी असेंड द एयर बिकम थिनर। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं, असेंडिंग, असेंड का मतलब वही है, आगे की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, द एयर बिकम्स
थिनर, तो एयर जो है वो पतली होती जाती है। द 5 लेयर आर फॉलोज, तो 5 लेयर कौन कौन सी उसको देखेंगे अभी हम। तो एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उन 5 लेयर्स का। मान लो ये हमारा है अर्थ, ठीक है, ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ये है अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ। अब अर्थ की सबसे पहली जो लेयर है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, ये क्या है हमारा पूरा इसके बाहर का ये है एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में इस तरीके से ये अलग अलग लेयर्स हैं। अब ये लेयर कौन कौन सी, ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सो। तो आप याद कर सकते हो उसको TSMTE, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो ये जो 5 लेयर्स हैं इन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे, कौन सी लेयर है, क्या वहां पर होता है, ठीक है, ऐसे जनरली हम देख लेंगे बस इसे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करो एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन, फिर बात करते हैं जो एयर की लेयर्स हैं उनके बारे में। चलो तो बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर यह है अर्थ और यह है एटमॉस्फेयर, और यह है एटमॉस्फेयर की 5 लेयर। आप यहाँ पर हाइट देख सकते हो, ये है अर्थ से 20 किलोमीटर अबव, यह 50 किलोमीटर, यह 85 किलोमीटर, यह 690 किलोमीटर, यह 1000 किलोमीटर। यह ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में क्या है देखो, इस तरीके से देखो, यहाँ से हमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटो, चलो ट्रोपोस्फेयर देखो, तो यहाँ से ट्रोपोस्फेयर हमें विजिबल है, साथ में इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर द लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर, बिल्कुल करेक्ट, क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ के सरफेस के सबसे ज्यादा क्लोज यही है, सबसे ज्यादा पास यही है ना अर्थ के सरफेस के। दूसरा, कंटेन्स ओवर 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर, atmosphere's mass and most of its water vapor responsible for weather phenomena like cloud and storm। तो इसमें लगभग 75% ऑफ एटमॉस्फेयर का मास इस ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, लगभग 75, बाकी का 25 बाकी सब में होता है, ठीक है। ऑफ इट्स वाटर वेपर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमिना, और यही हमारे वेदर फिनोमिना जैसे कि क्लाउड है, स्ट्रॉम है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप एक छोटी सी इमेज यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सब है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये बात हो गई ट्रोपोस्फेयर की। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर देखो क्या है, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होगा, यही है यहाँ पर लोकेटेड अबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये है। This layer houses the ozone layer that protect against UV radiation। अब इसी लेयर में होता है ओजोन लेयर, ठीक है। अब ओजोन लेयर क्या है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। इसी लेयर में एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं। थिन क्लाउड्स कैन ओकेजनली फॉर्म, और जो है कुछ पतले क्लाउड जो है कभी कभार हमें यहाँ पर इस लेयर में देखने को मिल सकते हैं। कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये है ट्रोपोस्फेयर जो सबसे हमारी पहली लेयर है, अर्थ के सबसे ज्यादा पास है, लगभग एटमॉस्फेयर का 75% मास इसी का होता है। क्लाउड और स्ट्रॉम का यहीं पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लाउड स्ट्रॉम यहीं पर ही होता है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर है क्या, देखो जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में ये ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर क्या है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के बाहर से है ये ओजोन लेयर, ठीक है, O3 होता है इसका फॉर्मूला ओजोन का, ओजोन की ये लेयर है। अब ये ओजोन की जो लेयर है वो क्या करती है, ये जो सन है
इससे आती है हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जो हमारी यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, तो ये इतनी हार्मफुल रेडिएशंस है, अगर ये डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पर गिरती हैं या हमारी स्किन पर गिरती हैं तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, हमें कैटरैक्ट जैसे बीमारियां हो सकती हैं, एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो बहुत हार्मफुल ये रेज होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अर्थ के बाहर ये ओजोन की लेयर है, ये क्या करती है, हमें इन अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है, हार्मफुल रेज को अर्थ में आने से रोकती है ये लेयर। ठीक है, हालांकि अगर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है तो पॉल्यूशन के बढ़ने से ये लेयर कहीं कहीं पर डिप्लीट भी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अपने आप भी हील होने लगती है अगर हम एटमॉस्फेयर का ध्यान रखें अच्छे से। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रेटोस्फेयर में। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फेयर इसीलिए क्योंकि इसमें ओजोन लेयर है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मीजोस्फेयर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटेरॉइड्स हैं यहाँ पर। तो मीजोस्फेयर द थर्ड एंड कोल्डेस्ट लेयर, अब ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, रीचिंग अबाउट 80 किलोमीटर अबव अर्थ, अर्थ से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर ये है। ठीक है, वेयर मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न ऑफ क्रिएटिंग शूटिंग स्टार, तो जहां पर ज्यादा जो मेटेरॉइड्स हैं वो जलते हैं और शूटिंग स्टार्स भी यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो ये हो गई मीजोस्फेयर। बात करते हैं थर्मो और एक्सोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर हॉट लेयर वेयर टेम्परेचर कैन एक्सीड 1500 डिग्री, तो ये हॉट लेयर है। स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट हेयर विद वेरी थिन एयर, यहाँ पर स्पेस शटल्स और सैटेलाइट्स रहती हैं। तो आप देख सकते हो थर्मोस्फेयर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पर है थर्मोस्फेयर में। ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है। अगला है द आउटरमोस्ट लेयर स्टार्टिंग अराउंड 480 किलोमीटर अबव अर्थ, और ये जो एक्सोस्फेयर है, नाम से देखो एक्सो यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर है, तो लगभग अर्थ से 180 किलोमीटर 480 किलोमीटर ऊपर है। 480 किलोमीटर कितना ज्यादा होता है, उतने ऊपर ये है। वेयर एयर थिन्स आउट एंड मॉलिक्यूल एस्केप इनटू स्पेस, अब यहाँ पर जो एयर है वो काफी थिन हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है, और जो मॉलिक्यूल है वो स्पेस में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी पतली लेयर है। तो आपको देखो बच्चों, बाहर वाली लेयर तो इजी है, सबसे पहले वाली और सबसे आखिरी वाली तो काफी इजी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पतली लेयर है। ठीक है, वहां पे मॉलिक्यूल बाहर भी चले जाते हैं, वो अर्थ से लगा लो कितने ज्यादा किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, जो हमारी पहली लेयर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेयर है, यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, लगभग 75% मास एटमॉस्फेयर का यहीं पर ही है। ठीक है, फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्ट्रेटोस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पर होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या काम है ये हमने पढ़ लिया है। फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है। मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर भी इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो। थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स हैं, मीजोस्फेयर में मेटेरॉइड्स बर्न होते हैं, शूटिंग स्टार्स होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आप ये तो आपने देख ही लिया होगा, तो आप क्या कीजिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए, जो भी ये जो लेयर है इनके बारे में जो भी हमने पढ़ा है उसे आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विंड मिल के बारे में। अब विंड मिल नाम से ही लग रहा है विंड से चलता है, बिल्कुल विंड से ही चलता है। विंड मिल क्या है, जैसे स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से देखा होगा विंड मिल का, ये भी विंड मिल है। ठीक है, तो विंड मिल है क्या, क्या करता है विंड मिल, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कन्वर्ट विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी बाय मींस ऑफ वेन्स कॉल्ड सेल्स और ब्लेड्स। तो इस पर जो ये सेल्स है या ब्लेड्स बोलो इसको या वेन्स बोल लो, ठीक है, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं, इनकी हेल्प से विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में ये चेंज करता है विंड मिल। ठीक है, तो विंड में विंड मिल रोटेट, तो विंड की वजह से, किसकी वजह से, विंड की वजह से, विंड जब होती है विंड की वजह से ये रोटेट करता है। रोटेट करते समय करता क्या है कि जो विंड एनर्जी है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट ये करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। अच्छा, काम कहाँ पर आता है विंड मिल, है ना, काम कहाँ पर, यूजेस क्या है, तो देखो बच्चों, ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए विंड मिल का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हमारी आटा चक्कियां होती हैं फ्लावर मिल, जहाँ पर आटा पीसा जाता है, सॉरी गेहूं पीसा जाता है, तो वहां पर विंडमिल्स काम में आते हैं।
ठीक है। विंडमिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, तो स्टार कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है। अगला है इट ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पंप, विंड टर्बाइन। तो इसको जो है विंड पंप्स भी बोल सकते हैं, विंड टर्बाइंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विंडमिल क्या करता है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि विंड एनर्जी को यूज करता है रोटेशनल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी हम विंड मिल से जनरेट कर सकते हैं, फ्लावर मिल्स को चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबवेल से पानी भी निकाला जा सकता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।